सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में चार्ज दे सकते हो, ऑब्वियसली, जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है किसका फंक्शन होती है, उसका शेप, साइज और मीडियम का फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, ये हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले से, ठीक। फिर एक प्रॉपर्टी और हम यूज करते हैं, वो ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट के अंदर, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यही सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट्स, ठीक है ना। तो पहले हम प्लेट्स पे समझ लेते हैं। मान लो कि दो फेसिंग प्लेट्स कहीं पे रखी गई हैं, एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका सरफेस एरिया लार्ज है और इन्हें पास पास रख दिया गया है, तो इनके इंडिविजुअल साइड्स पे कितनी कितनी चार्ज इंड्यूस होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए जो हम ट्रिक याद रखते हैं वो क्या हो जाती है कि जब भी इस तरह से फेसिंग प्लेट्स हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, उससे हमें मतलब नहीं है। जो आउटर मोस्ट प्लेट्स होंगी और उनका जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा, वहां पर जो चार्ज होगा वो टोटल प्लेट्स के चार्जेस का हाफ होगा, यानी समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस बाय 2 आउटर मोस्ट सरफेस पे, ठीक है ना। और इसका प्रूफ भी हम कर लेते हैं, किससे, अंदर नेट फील्ड को जीरो करके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके आउटर सरफेस के ऊपर आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इसका आउटर सरफेस पे भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो फिर आप देख सकते हो क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट है तो अंदर कितना बचेगा, तो अंदर बच जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2। और सिमिलरली यहाँ पे उसका इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, तो माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो इस तरह से चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, ठीक है। आई होप तुम्हें आता हो पहले से। तो एक एग्जांपल कर दो ताकि मुझे पता लग जाए आपको आता है कि नहीं, ठीक है। तो 3 प्लेट्स ले लेते हैं, एक पे Q ले लो, एक पे -2Q ले लो और ये न्यूट्रल ले लो। ये A B C और ये सरफेसेस 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। आप हर सरफेस का चार्ज एक ऑर्डर में लिख दो, बताओ क्या आएगा। सिंपल है, आप टोटल चार्जेस का समेशन निकाल लोगे। टोटल चार्जेस का समेशन हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, -Q। तो इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा -Q बाई 2, इसके आउटर सरफेस पे भी आ जाएगा -Q बाई 2। तो हमें आउटर सरफेस पे चार्ज मिल चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल समेशन होना चाहिए Q। तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, तो उससे आप कह सकते हो 3Q बाई 2 और इसके इनर सरफेस पे उसका इक्वल और ऑपोजिट रहता है, तो -3Q बाई 2। अब इस पे टोटल कितना होना चाहिए, -2Q, इसमें से -3Q बाई 2 इधर है, तो यहाँ आ जाएगा -Q बाई 2 और यहाँ आपको मिल जाएगा +Q बाई 2। हम देख सकते हैं इंडिविजुअल प्लेट्स पे चार्ज क्या रहते हैं, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां बाहर उसके ऊपर कहीं से चार्ज आ नहीं सकता। ये तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन था। हाँ बोलो। अगर दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो तो? दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल बोला भी कहा था आपसे ना, नहीं, मानो अब लास्ट 2 प्लेट जो एक बैटरी से कनेक्ट है कि हाँ, अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो सिचुएशन फिर बदल जाएगी, फिर हम पोटेंशियल से सॉल्व करते हैं उस चीज को। तुम्हें आता है या डाउट है उसमें? तो उसमें भी डाउट है। उसमें डाउट है तो मान लो कि मैं इस तरह से कर देता हूँ कि मैंने A और C प्लेट को पहले मैं डायरेक्टली ही कनेक्ट कर देता हूँ बिना बैटरी लगाए। अगर आपको डायरेक्टली समझ आएगा तो बैटरी से भी समझ आ जाएगा। मान लेते हैं इनिशियली इस पे चार्ज था +2Q और इस पे था -Q, ठीक है ना। ये सेपरेशन में बोल देता हूँ है D और ये है सेपरेशन 2D, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC और हमें बताना है कि हर एक फेस के ऊपर कितना चार्ज आया होगा। कर सकते हो क्या? एक चीज आपको पता है कि VA बराबर हो जाएगा किसके, VC के। अगर VA इक्वल है VC के तो मैं कह सकता हूँ मॉड VA माइनस VB ये इक्वल होना चाहिए मॉड VC माइनस VB। कह सकता हूँ कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो फिर मैं एक चीज और जानता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, डेल्टा V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो। और ऑब्वियसली क्वेश्चन जब आएगा तो सेपरेशन काफी कम होगी कंपेयर टू सरफेस एरिया, तो आप इन्हें लार्ज प्लेट्स मान सकते हो। समझ आई ना बात? तो यहां अगर फील्ड में मान लेता हूं E1 और यहां अगर फील्ड में मान लेता हूं E2, ठीक है ना। आउटर मोस्ट प्लेट्स जो होंगी उन पे तो चार्ज आप हमेशा यहाँ पे क्या कर दोगे, Q बाई 2
और यहाँ पे क्या कर दोगे q/2। अब दिक्कत ये है ना कि अब आपको ये नहीं पता कि a के ऊपर टोटल चार्ज 2q होना चाहिए। पिछले केस में क्या होता था, a के ऊपर फिक्स होता था तो मुझे आउटर मोस्ट मिल जाता था और मैं सब्ट्रैक्ट करके इस साइड का बता देता था, लेकिन इस बार कनेक्शन है तो हो सकता है 2q का कुछ अब तो हिस्सा यहाँ चार्ज चला गया हो, पॉसिबल है। तो अब इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ ये जो आइसोलेटेड प्लेट है इसके यहाँ पे कोई चार्ज इंड्यूस हो गया है q1। अगर यहाँ पे हुआ है q1 तो इसमें ऑब्वियसली क्या रहा होगा, -q1, क्योंकि ये तो इक्वल और ऑपोजिट ही रहता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -q में से q1 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -q -q1 और उसका इक्वल ऑपोजिट यहाँ पे होता है तो वो कितना हो जाएगा, +q +q1। अब हम जानते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इस वाली प्लेट ने बनाया होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसने बनाया होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्शन उल्टी मान ली है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ फील्ड बनेगी, हालांकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना। तो बस q/a एप्सिलॉन नॉट होता है, a सबका सेम है, एप्सिलॉन नॉट सबका सेम है, तो बस इक्वेट कर देंगे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या हो जाना चाहिए, इसके इक्वल, दोनों का इक्वेट कर दो। तो यहाँ E1 माना था तो E1 इंटू डी ये इक्वल होना चाहिए E2 इंटू 2d। समझ आई ना बात। E को बस लिख दो क्या, यहाँ का सिग्मा हो जाएगा q1/a एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ये हो जाना चाहिए। यहाँ का सिग्मा हो जाएगा q प्लस q1, पॉजिटिव प्लेट का लिख देते हैं हम हमेशा, ठीक है ना, बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2d। बस खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, q1 बराबर मिल जाएगा -2q। अगर मैंने सही कर, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसी में एक केस और आ जाता है, वो ये है कि अगर ऐसा कोई दे दे, इस तरह से मान लो प्लेट्स हैं, इस पे 2q था, इस पे 3q था और मैंने क्या किया है, इसको अर्थ कर दिया है। अब हर एक सरफेस पे कितना चार्ज होगा ये बताओ। वो ये है कि देखो अगर अर्थिंग नहीं होती है तो आउटरमोस्ट सरफेस पे चार्ज रह पाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने अर्थिंग कर दी है तो आप ये सोच के देखो कि यहाँ अगर, हाँ यहाँ अगर Q आता है तो यहाँ कितना आता है, -q, क्योंकि ये बाउंड चार्ज है। जबकि यहाँ जो चार्ज आएगा वो किसी से बाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई फील्ड पहुंच नहीं पाएगी इस तरफ, तो ठीक है ना। तो हम ये कह देते हैं कि इधर की सरफेस, या आप ये सीधे रट लो, याद कर लो कि जो भी सरफेस या जो फेस आप अर्थ करते हो उसके ऊपर से चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, हमेशा अर्थ में चला जाएगा। अगर यहाँ 0 होगा तो ये चीज भी श्योर है कि यहाँ पे क्या होना होगा, 0 होना होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे हमेशा चार्ज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। समझ आई बात। तो इस केस में हाफ नहीं होता, बस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ अगर 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये आइसोलेटेड है तो अंदर क्या होना चाहिए, 2q, यहाँ 2q है तो यहाँ क्या होना चाहिए, -2q। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो करके प्लेट में आया, -5q। तो कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कितने फ्लो करके आए। अच्छा अगर अपने 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है, हाँ तो चिंता की बात ही नहीं, सारा चार्ज हमेशा बाहर ही फ्लो करके आ जाएगा। यहाँ 2q था, यहाँ 3q था, फाइनली जो होगा यहाँ 5q होगा, यहाँ 0 होगा। अगर आप 2 कंसेंट्रिक कंडक्टर्स या 3 कंसेंट्रिक कंडक्टर्स या 4 कंसेंट्रिक कंडक्टर्स इनको आप कनेक्ट कर देते हो एक दूसरे से, तो चार्ज सबसे आउटर मोस्ट सरफेस जहां वो आ सकता है वहां आ जाता है। ये मान लो 2q था, ये -3q था और ये 4q है, और आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, फाइनल चार्ज क्या होगा, तो आपको बिना देखे सीधे से लिख देना है, यहाँ तो चार्ज आ नहीं सकता 4q, इस वाले पे 2q फ्लो करके आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -q और यहाँ रहेगा 0। यानी जो आउटर मोस्ट सरफेस जहां चार्ज आ सकता है वहां पे आ जाता है। ये चीज प्रूव कहां से होती है, तो ये प्रूव होती है पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू दिस स्फीयर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइनल चार्ज ऑन बी बताओ, बड़ा ही आसान सा है। आपको क्या करना है, क्यू चार्ज फ्लो करके मान लेना है कि इसके ऊपर आ गया होगा। अच्छा आपको ये पता है कि स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बाहर वाला पॉइंट हो तो KQ/x जो डिस्टेंस हो। सरफेस के लिए क्या आता है, वो आता है KQ/r। और इनसाइड किसी पॉइंट के लिए, अब बस खत्म हो गई बात।
मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल ऑफ बी को क्या कर दूंगा, 0। अब बी का पोटेंशियल किन किन कारणों से हो सकता है ये देखो। तो खुद के चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लिख दो, k⁴/2r, इसकी रेडियस 2r थी, ठीक है ना, बी की, प्लस ए की वजह से बी के ऊपर, तो ए के लिए बी जो है वो अंदर वाला पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट है या सरफेस वाला पॉइंट है, तो आपको दिखेगा ए स्फीयर के लिए बाहर वाला है, तो बाहर का फॉर्मूला k⁴/x, यानी कि k, ए के ऊपर चार्ज कितना है, दिया ही नहीं मैंने, 4q ले लो तो चार्ज -3q ले लो, ठीक है, तो k 4q/x, x यानी कि b का, यानी 2r। समझ आई बात, समझ आया? हाँ प्लस c के लिए b कैसा पॉइंट है, c के लिए b अंदर वाला पॉइंट है, तो जो वो खुद की सरफेस पे जनरेट करेगा वही वो अंदर जनरेट, 3r, तो k -3q/3r = 0। बस q अननोन है, q आ गया। तो एक क्वेश्चन तुम लोग भी कर लो। मान लो कि मैं किसको कर दूं, अंदर वाले को कर देता हूँ, r 2r 3r, और इस पे ले लो कि 3q चार्ज था, इस पे 2q चार्ज था, और इस पे -q चार्ज था। आपको बताना है चार्ज फ्लो फ्रॉम अर्थ कितना आया होगा बी पे, ए पे सॉरी, कितना चार्ज फ्लो करके आया होगा, ए का लिखना है। तो खुद की वजह से मैं मान लेता हूं इस पे फ्लो करके चार्ज आ गया q, ठीक है ना, तो खुद की वजह से k 3q + q/r, b के लिए अंदर वाला पॉइंट है, तो जो b का होगा वही k 2q/2r प्लस k -q/3r = 0। ये है, यहाँ से 18q + 6q + 6q तो यहाँ से q कितना आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है कि एक कैपेसिटर आपके पास, बोल देते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड का है और 10 वोल्ट से इसे चार्ज किया गया है, अब करना पड़ेगा, बताओ, t = 0 पे हमने स्विच को बंद किया है। तो इसमें पहले आप चार्जेस निकाल लो, तो हमें पता है कि इसके ऊपर होगा +20, इस प्लेट के ऊपर, तो इसके ऊपर होगा -20। यहाँ पे अगर देखें तो इसके ऊपर होगा +40 और इसके ऊपर होगा -40, ये तो न्यूट्रल है। फिर आप किसी भी एक प्लेट से क्या करते थे, चार्ज फ्लो करा देते थे, तो मैंने यहाँ से कोई चार्ज q फ्लो करा दिया, तो यहाँ है 20 - q, यहाँ पे आपके पास आ गया +q, यहाँ -q, यहाँ +q और यहाँ -q। फिर हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देंगे, यहाँ से चल देता हूँ मैं, तो पोटेंशियल होता है -q/c, ठीक है ना, तो अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना मिल जाएगा, 20 + q बाय कैपेसिटेंस है 2, -10, इसे क्रॉस किया माइनस वाली प्लेट, तो -q/4, और फाइनली इसे क्रॉस करके प्लस वाली प्लेट, +40 - q/2 = 0। 80/3 आ गया। उसके बाद आप फाइनल चार्जेस निकाल लो, तो इस पे तो चार्ज हमें मिल ही चुका है, इस पे चार्ज है 80/3, ठीक है ना, इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 40/3, और इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा हमारा, इस पे चार्ज 20/3, ये आपका 3, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, 3 कैपेसिटर्स के ऊपर आपको चार्ज मिल गया। अब हीट क्या लिखोगे ये बताओ, बाय बैटरी -u फाइनल -u, या फिर लॉजिकली भी निकाल सकते हो, पहले की एनर्जी निकाल लो, उसमें से कुछ हिस्सा इस बैटरी ने ले लिया, ऐसे हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर है वो, तो ठीक है। बस क्या करना होता है कि कैपेसिटर के एंड्स को ए और बी पॉइंट मान के उनके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल देना होता है। समझ आ रही ना बात, यानी कि मैं इसको जब दोबारा बनाऊंगा तो मैं ऐसा मान लूंगा कि सर्किट ऐसा है, अब इसका आर इक्विवेलेंट तो निकाल सकते होगे मेरे हिसाब से काफी आसानी से, है कि नहीं। ये आपका 2r हो गया, 2r और r पैरेलल में 2r/3 हो गया, ये आपका r/2 हो गया, और ये फाइनली सब क्या है, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका, r + r/2 + 2r/3,
और बस टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है, आर इक्वलेंट इंटू सी। तो आपको क्या करना होगा, जो भी कैपेसिटर है उसके एंड्स के अक्रॉस आर इक्वलेंट कैलकुलेट कर लेना है और आप निकाल सकते हैं यहाँ से टाइम कांस्टेंट। ये समझ आ रहा है, ठीक है। और ये बी है, ये के को ले लो 100, ये 2 kg, ये 4 kg। तो क्या आएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स मैक्स इन स्प्रिंग। कहीं आपने ये तो नहीं कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर? हाँ यही किया। अरे यार इतना आप लोगों की 12th तो इतनी स्ट्रांग है, पर 11th में ऐसा कैसे कर सकते हो? आगे वाला तेज चलेगा तो लेंथ बढ़ती है, पीछे वाला तेज चलेगा तो लेंथ घटती है। तो लेंथ रुकेगी कब, जब दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बताओ, फोर्स है सिस्टम पे नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 4 into 10 यानी 40, फाइनल मोमेंटम दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, तो v आया 20/3। अब आप इक्वल करोगे हाफ 4 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m 6 into 20/3 का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x निकलेगा। समझ आया? समझ हाँ है। 2 kg 4 kg ए बी के बराबर 100 न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स लगा दिया 10। अब बताओ एक्स मैक्स क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब तो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स है। सबसे पहले तो पिछला क्वेश्चन भी आपको उसी तरह करना चाहिए, यहाँ पूरी बात हो जाती है फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास की, ठीक है ना। आप ऐसा देखो कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होने वाला है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में निकाल सकता हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई बात? अब एक स्टेटमेंट याद रखना हमेशा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में तभी आता है व्हेन A and B are at rest with respect to center of mass। यानी कि आप अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाओगे ना, तो जब दोनों ब्लॉक्स आपको रेस्ट पे दिखेंगे उसी समय पे मैक्सिमम या मिनिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन आया होगा। एक्सटेंशन कंप्रेशन मैक्सिमम आया होगा, समझ आई बात? मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी कहानी देखते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। हमें इसका एक्सेलरेशन मिल चुका है, इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप एफवीडी बना लोगे बस। देखो ये ए ये बी, मैं बना देता हूं सारे फोर्सेस जो ए और बी पे लग रहे होंगे। बी पे फोर्स यहाँ पे 12 लग रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ चल रहा है, 2 kg है, ये 4 kg। अच्छा स्यूडो फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, क्योंकि एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स लगेगा। और कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पे कितना लग जाएगा, 4 न्यूटन। इस पे कितना लग जाएगा, तो इस पे लग जाएगा 8 न्यूटन। अब आपको बस ये अज्यूम करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन जब हुआ होगा तब ये डिस्प्लेस हुआ होगा इस तरफ x1 और ये डिस्प्लेस हुआ होगा इस तरफ x2। ये मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया है। समझ आई बात? अगर मैंने अज्यूम कर लिया है तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस must be equal to change in kinetic energy। ये मैं कर रहा हूं इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के। ऐसा सोच के मैंने देखा कि मुझे पता है मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, जब ये दोनों कहाँ आएंगे, रेस्ट पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैंने मान लिया कि ये इधर चला था x1, ये इधर चला था x2, और दोनों जाके रुक गए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। उसी समय पे क्या आ गया होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया होगा। तो अब वर्क डन में लिख देता हूँ। इस 4 न्यूटन का वर्क डन क्या आ जाएगा, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कह सकता हूँ 4x1, ठीक है ना। इस 8 न्यूटन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट राइट में, फोर्स लेफ्ट में, तो -8x2। इस 12 न्यूटन का तो +12x2, क्योंकि फोर्स भी राइट में और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में। समझ आ रही ना बात? ये सारे फोर्सेस का वर्क डन हो गया। अब स्प्रिंग का भी वर्क डन होगा। स्प्रिंग की इनिशियली नेचुरल लेंथ थी और अब उसमें एक्सटेंशन आया है, तो स्प्रिंग ने वर्क डन कैसा किया होगा, नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स इस तरफ लगेगा और यहाँ पे फोर्स इस तरफ लगेगा, -12 k x1 + x2 का होल स्क्वायर
ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, 0, क्योंकि इनिशियली भी ब्लॉक्स रेस्ट पे थे और फाइनली भी सेंटर मास के फ्रेम में रेस्ट पर ही आने वाले हैं। स्प्रिंग को नेगेटिव क्यों हुआ? स्प्रिंग का नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि आप देखो स्प्रिंग हमेशा ही इन पे इस तरफ फोर्स लगाएगी और इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, और उनका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है। इसका मैंने राइट में माना है, इसका मैंने लेफ्ट में माना है। समझ आ रही है ना बात? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से भी देखना 4 कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये हमेशा ही होगा कि ये चीज आप कैंसिल आउट कर सकोगे। अगर कॉमन नहीं आया होता 4 तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, आपने कुछ ना कुछ गलत लिखा है, ये हिंट हो जाता है। x1 प्लस x2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी सिंपली कितनी, 4/50 सेंटीमीटर मीटर। समझ आई ना बात? तो हमने सही स्टेप्स लिखे हैं, उसका हिंट ये होता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो यहाँ पे आ रही होगी x1 प्लस x2, वैसी ही टर्म यहाँ पे भी आएगी x1 प्लस x2। समझ आ रहा है? तो ये होता है मेथड। बेसिकली आप सेंटर मास ये ले लो सिंपल, 1 kg ले लो, ये 3 kg ले लो, तो यहाँ ले लेते हैं 8 या 10 न्यूटन का फोर्स ले लो, यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स ले लो, के वही 100 ले लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आएगा बताओ? तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 10 - 2 8/4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे तो स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, एक्सीलरेशन ऑब्वियसली इस तरफ आया है, तो इस पे स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा कितना, 6, और इस पे इधर लग जाएगा कितना, 4। ठीक है ना? अब बस क्या मानना होता है, यहाँ पे गया x1, ये यहाँ पे गया x2। वर्क डन लिख देते हैं। वर्क डन क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 4x1 प्लस 2 × x1 प्लस 10 × x2 माइनस 6 × x2 और माइनस हाफ के x स्क्वायर। x1 अच्छा 1 kg है, 1 kg है, मैंने 2 kg। तो अब आएगा ये प्लस 4x2 इज इक्वल टू 50 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। सही किया था तुमने? तो यहाँ से x1 प्लस x2 क्या आ गया, बस हमारे पास ये आ गया। समझ आया? तो ऐसे कर सकते हो आप, एक ब्लॉक पे लगाया हो, 2 ब्लॉक पे लगाया हो, ठीक है ना? कई बार स्पीड दे देते हैं दोनों की, तो भी हम एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। इम्पल्स दे देते हैं कई बार, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम से सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल लेते हैं, उससे कर सकते हैं। चलो थैंक यू।